ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ी चुप्पी। अब तक टिकट ना मिलना पार्टी की रणनीति का हिस्सा, हम भाजपा से बड़े नहीं हैं। दरअसल उनकी जो टिकट रही उसको लेकर अब तक सिर्फ अटकलें लग रही हैं। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने या ना मिलने की अटकलों के बीच में वहां से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि यह पार्टी की स्ट्रैटेजी है। इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट ना मिलने का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया के कारण उन्हें अब तक टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम भाजपा से बड़े नहीं हैं और टिकट के सवाल पर वो बोल रहे हैं हो सकता है कि इसके पीछे भाजपा की कोई रणनीति हो, यानी भाजपा की कोई स्ट्रैटेजी हो। सोमवार को मनकापुर राजघराने के कुंवर विक्रम सिंह के निधन पर शोक जताने के लिए वो पहुंचे थे और इसी मौके पर जब मीडिया से उनका सामना हुआ तो सोशल मीडिया पर उन्होंने पूरा ठीकरा फोड़ दिया, मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि हम भाजपा से बड़े नहीं हैं और ये एक भाजपा की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब तक इतनी देरी हो रही है। स्क्रैप माफिया रवि काना और साथी काजल थाईलैंड से गिरफ्तार। दोनों कई दिनों से चल रहे थे फरार। 1 जनवरी 2024 से रवि फरार चल रहा था। रवि के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस, तो ये खबर है। और पुलिस ने रवि काना गैंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पिछले महीने चार्जशीट दाखिल हुई थी। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी है और इसमें हेडलाइन है कि नोएडा का स्क्रैप माफिया रवि काना महिला मित्र काजल के साथ थाईलैंड में गिरफ्तार हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म का दर्ज था केस। रवि के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 में सामूहिक दुष्कर्म और बीटा 2 थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। 16 शातिर नामजद थे गैंगस्टर के मुकदमे में। उसकी पत्नी मधु फरवरी में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई थी। बीते महीने पुलिस ने रवि गैंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अब एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाईलैंड से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुछ अधिकारियों ने इसे जरूर स्वीकारा। नोएडा पुलिस अब दोनों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कुकी और मैतेई गुट के बीच में फायरिंग की खबर मिल रही है। 19 अप्रैल के बाद में राज्य में पहली बड़ी एक घटना दर्ज की गई है। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। देखिए, मणिपुर को लेकर लगातार खबरें भारत 24 भी आप तक पहुंचा रहा था। किस तरीके से वहां पर हिंसा होती है, किस तरीके से वहां पर सेना की जो तैनाती होती है, फोर्सेस की जो तैनाती होती है वो बढ़ जाती है। सियासी तौर पर भी इस मुद्दे को बहुत भुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए, साथ साथ में गृहमंत्री अमित शाह इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए। मणिपुर से जुड़ी खबर फिलहाल कुकी और मैतेई समाज के बीच में एक और बार झड़प की खबर मिल रही है, जिस बीच ये पहली बड़ी घटना 19 अप्रैल के बाद दर्ज की गई है और किसी के हताहत होने की हालांकि फिलहाल खबर नहीं मिली। 19 अप्रैल के बाद राज्य में पहली बड़ी घटना। बढ़ते खबरों में आगे, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अपना घर भी दुरुस्त करे IMA, महंगी गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि अपना घर भी दुरुस्त करे IMA और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महंगी गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर। देखिए, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर यह खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्यों की तो जरा समझिए। देखिए, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की। ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट के नियम 170 के तहत कार्रवाई न करने पर केंद्र से भी स्पष्टीकरण मांगा। और देखिए, पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घेर लिया और ये कहा कि IMA को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। उसे अपने सदस्यों के अनैतिक आचरण पर ध्यान देना चाहिए जो महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं। कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को भी शामिल किया और कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियां भी जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन दे रहे जो शिशुओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों के मेडिसिन एंड ड्रग्स एक्ट के नियम 170 के तहत कार्रवाई न करने के लिए अगस्त 2023 में लिखे गए पत्र पर भी जवाब मांगा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सैयदना सैफुद्दीन ने जीती कानूनी लड़ाई। 10 साल बाद जीती कानूनी लड़ाई। दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व में बदलाव नहीं, ताहिर फखरुद्दीन की याचिका खारिज हुई है। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जिसमें दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं है और सैयदना सैफुद्दीन ने कानूनी लड़ाई को जीत लिया। 10 साल बाद कानूनी लड़ाई जीती है। दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व में बदलाव नहीं, ताहिर फखरुद्दीन की याचिका खारिज। आगे बढ़ेंगे। वीवीपैट EVM वोटों के मिलान पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। वीवीपैट पर्ची पर आज फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और इसको लेकर के आज सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि आखिरकार क्या फैसला आता है, क्योंकि अपने आप में ये पूरा मामला बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल वीवीपैट और EVM वोटों के मिलान को लेकर के दरअसल इस पूरे मामले में याचिका दायर की गई थी और ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी शख्स वोट अपने कास्ट करे तो उसको कम से कम वीवीपैट के जरिए पर्ची से उसको पता चले कि जो उसने वोट कास्ट किया है, जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है, ये वोट उसके फेवर में गया है। ये पर्ची
खुशी के साथ उसको पता चले और इसी मिलान का ये पूरा मामला था और कोर्ट ने इस पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है और आज संभव है कि इस पूरे मामले में फैसला आए। और देखिए, दैनिक भास्कर की न्यूज ब्रीफ सेगमेंट में ये खबर भी बताई गई है। वीवीपैट पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला संभव। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट और ईवीएम को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को फैसला सुना सकता है। इसमें लिखा है कि एनडीआर और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और इस बीच एडीआर ने कहा है कि ईवीएम वोट का वीवीपैट से क्रॉस वेरिफिकेशन हो ताकि वोटर्स को पता चले कि उसने सही वोट दिया है। इस बीच अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार के फैसले से एनसीबीसी हैरान है। न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे, मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग में रखने पर एनसीबीसी हैरान है। तो कर्नाटक सरकार के फैसले से एनसीबीसी हैरान। बढ़ते खबरों में आगे और बहरामपुर को लेकर हाईकोर्ट का प्रस्ताव। रामनवमी पर हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद में हुई झड़पों पर जताई नाखुशी और बहरामपुर में चुनाव स्थगित का प्रस्ताव दिया। तो देखिए, बहरामपुर में जिस तरह से झड़प की खबर सामने आई थी उसे लेकर हाईकोर्ट का प्रस्ताव और बहरामपुर में चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। रामनवमी पर दरअसल हिंसा हुई थी और इसी पर ये हाईकोर्ट का प्रस्ताव है। मुर्शिदाबाद में हुई झड़पों पर नाखुशी जताई। और देखिए, दैनिक जागरण के ही फ्रंट पेज पर एक खबर है जिसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर जिक्र किया गया है। बहरामपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने मंगलवार को टिप्पणी की। शिवगणम ने कहा कि लोग 8 घंटे तक शांति से अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं, वहां पर गणतंत्र का उत्सव कैसे संभव है? ऐसे में मतदान की कोई जरूरत नहीं। मैं चुनाव आयोग से बहरमपुर में 13 मई को होने वाले चुनाव को देरी से कराने के लिए कहूंगा। बता दें कि बहरमपुर में चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। मुर्शिदाबाद स्थित रेजीनगर में शोभा यात्रा जब शक्तिपुर इलाके में गुजर रही थी तब कुछ लोगों ने घर से उनके घर की छत से ईंटें और बम फेंकने शुरू कर दिए। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली और इसी पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी रही। कहा कि जहां पर कुछ घंटे शांति से नहीं गुजर सकते वहां पर आप चुनाव कैसे करा सकते हैं? इसलिए मैं कहूंगा कि चुनाव यहां पर देरी से हो। कि अब मिनटों में चलेगा कैंसर का पता। अब 100 रुपए में होगी सर्विकल कैंसर की जांच। दिल्ली एम्स ने नई किट विकसित की और इसको लेकर के हम हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से तमाम जो आधुनिकीकरण है वो हो रहा है, तमाम जो न्यू टेक्निक्स है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और अब लोगों को मिनटों में पता चलेगा कैंसर उन्हें है या फिर नहीं, क्योंकि इसको लेकर के हम देखते हैं कि लंबी प्रक्रिया है। और पूजा के न्यूज़पेपर में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, महज 100 रुपये में होगी सर्विकल कैंसर की जाँच। ये यहाँ पर दैनिक जागरण में हेडलाइन है। देश में सर्विकल कैंसर से हर घंटे करीब 9 महिलाएं जान गंवा देती हैं। इसका कारण समय पर बीमारी की पहचान और इलाज नहीं मिल पाना है। इसके मद्देनजर एम्स के डॉक्टर ने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल क्वांटम डॉट्स कपल्ड इम्यूनो नैनो फ्लोरेंस ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके सर्विकल कैंसर की जांच की एक नई तकनीक और किट विकसित की है, जो कि लोगों को पता जिससे चलेगा कि आखिरकार उन्हें सर्विकल कैंसर है या फिर नहीं। और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोग पहले से ही अगर उनको पता रहेगा कि उन्हें बीमारी है तो वो वक्त रहते इलाज ले पाएंगे। आगे बढ़ती हुई अगली खबर, लेबर कोड के लागू होने का खत्म होगा इंतजार और अब काम के हिसाब से तय होगा न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेजेस। नई सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर ये लागू किया जाएगा। तो लेबर कोड लागू होने का खत्म अब इंतजार होता हुआ नजर आ रहा है। 3 महीने के अंदर नई सरकार के गठन के पहले ये होगा और काम के हिसाब से आपका जो मिनिमम वेज है वो इसके अनुसार अब तय किया जाएगा। देखिए, रेल यात्रियों को 20 रुपए में पूरी सब्जी मिलेगी, 50 रुपए में किफायती भोजन के पैकेट्स मिलेंगे और रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर खाने के काउंटर खोले हैं। 150 रुपए आपको बताते चले कि 150 प्लेटफॉर्म पर ये काउंटर जो हैं वो खुले हैं। तो रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है। रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ से ये पहल 150 प्लेटफॉर्म पर खुले खाने के काउंटर्स और यात्रियों को 20 रुपए में पूरी सब्जी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 50 रुपए में किफायती भोजन के पैकेट्स भी मिलेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जंगलों में कब शांत होगी आग? 24 घंटे में जलने की 47 घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग के फूल रहे हैं हाथ पांव। और देखिए, कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से जंगलों में आग लगी हो। इससे पहले भी आपने देखा कि कई दफ़ा इस तरह की आग ने परेशानियां बढ़ाई हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार ये सवाल उठे कि आखिर यहाँ पर आग ना लगे उसके लिए इंतज़ाम किया जाए। और जब भी ये सीज़न आता है गर्मियों का, उस दौरान में आग लगना जैसे वहाँ पर आम बात हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पर चर्चा चल रही है कि कैसे ये आग लगने के जो मामले हैं उसमें कमी आए। लेकिन एक हकीकत ये है कि अभी भी जंगलों में आग लग रही है, बार बार लग रही है। और 24 घंटे के भीतर ही 47 घटनाएं
सामने आई हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है इस बात का कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग शांत हो, क्योंकि जनजीवन जो है उससे वो अस्त व्यस्त होता है। जाहिर तौर पर जो वन्य जीव हैं उनके लिए मुश्किलें ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाती हैं और जाहिर तौर पर हम जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा चैलेंज मान ही रहे हैं। तो बहुत हद तक ये आगजनी की जो खबरें पहाड़ों पर रहती हैं, अब उसका असर जलवायु परिवर्तन पर भी जाहिर तौर पर होता है। आगे बढ़ेंगे। दुबई में आई बाढ़ की सैटेलाइट तस्वीरें, पूरा यूएई नीला दिख रहा है। 2 दिन में हो गई थी साल भर की बारिश और बीते दिनों तस्वीरें भी आपने भारत 24 पर देखी थी कि आखिरकार दुबई में जो पूरा का पूरा शहर रेगिस्तान पर बसा हुआ है, उस शहर में किस तरीके से बाढ़ आती है, सब कुछ डूब जाता है। हालांकि उसको वापस से तमाम चीज़ें सेटल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इन सब के बीच अब सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें तबाही के निशान देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पर। हालांकि इसको लेकर के अभी भी ये बात सामने पुख्ता तौर पर नहीं की जा सकती कि आखिरकार इसकी वजह क्या कुछ रही, लेकिन क्लाउड सीडिंग अपने आप में आर्टिफिशियल रेन, ये जो पूरी तरीके से इस वक्त सिनेरियो बना है, उसके पीछे आर्टिफिशियल रेन को एक बड़ी वजह कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है और इसी कारण इस बार इस तरीके से वहां पर हालात बन गए हैं। दुबई में बाढ़ की सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और साक्षी से पहले बहुत तफसील के साथ बता भी रही थी कि आखिरकार दुबई में जो हालात बने उसकी वजह क्या थी। साक्षी, बिल्कुल, देखिए फ्लैश फ्लड फिलहाल दुबई में आया ये बताया जा रहा है और फ्लैश फ्लड की स्थिति इस तरीके की स्थिति होती है जब हम देखते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो पहाड़ी जो रीजन्स होते हैं, जब वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होता है तो एकदम से पानी आता है और कुछ इसी तरीके की स्थिति दुबई में उत्पन्न हुई। दुबई की बात करें तो दुबई एक एरिड एरिया है, जैसे राजस्थान है और राजस्थान में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एरिड एरियाज हैं, यानी कि बंजर जमीन है और ऐसी जगहों पर बारिश और बाढ़ एक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा नहीं होती है और जितनी एक्सपेक्टेड रेनफॉल होती है उससे कम ही होती है और दुबई उन रीजन्स में शामिल है और इस तरीके की फ्लड आना दुबई इसलिए प्रिपेयर्ड नहीं था और इसी वजह से दुबई से ये तस्वीरें जो कि डरा देने वाली हैं वो सामने आई हैं। दुबई से अब नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा यूएई इस वक्त ब्लू उन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर, डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकेंगी। इस जैकेट को आर्मी चीफ के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे और बुलेट प्रूफ जैकेट की TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई है। दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती है देश की सुरक्षा। देखिए लगातार मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, सशक्त भारत कहा जाता है और इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हम खुद में सक्षम है और ये जैकेट नहीं बनाई गई है। फिलहाल डीआरडीओ ने इस जैकेट को बनाया है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। अगर हमारे जवान ये जैकेट पहनते हैं तो काफी हद तक उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। पुरानी जैकेट्स के कंपैरिजन में ये जैकेट बहुत ज्यादा आधुनिक है। जैकेट TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग इसकी की गई है। दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती है देश की सुरक्षा, आर्मी चीफ के द्वारा यह कहा गया। स्नाइपर की 6 गोलियां भी इस जैकेट को भेद के आर पार नहीं हो सकती हैं। बढ़ते खबरों में आगे और हवाई यात्रियों के लिए भी एक खुशखबरी। फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ बैठना होगा और DGCA ने ये नई गाइडलाइन दी है। आपको बताते चले कि DGCA का एयरलाइंस को आदेश और ये बड़ी जानकारी है। 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए गाइडलाइन से जो अपने परिजन के साथ बैठेंगे। देखिए विमान में 12 वर्ष तक के बच्चे परिजन संग बैठेंगे और कई शिकायतों के बाद DGCA ने ये सख्ती दिखाई है। एयरलाइन कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। विमान में 12 साल तक के बच्चों की सीट अनिवार्य रूप से माता पिता के साथ होगी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयरलाइंस को इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं और DGCA ने कहा है कि एयरलाइन सुनिश्चित करे कि 12 साल तक के बच्चों को एक ही PNR पर यात्रा कर रहे माता पिता या अभिभावकों के साथ ही उन्हें एक सीट आवंटित की जाए। नियामक संस्था ने इसका रिकॉर्ड भी रखने के निर्देश दिए हैं और मानदंडों के अनुसार तरजीह सीट देने की बात कही गई है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आई है जहां विमान में 12 साल तक के बच्चे अब परिजनों के संग ही बैठेंगे और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। 6 राज्यों में हीट वेव की आशंका है। दूसरे चरण में राजस्थान में 43 डिग्री पारा है, बारिश का भी अलर्ट है। और देखिए इस बार जब चुनाव, क्योंकि अब 6 चरणों का बाकी बचता है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि पारा चढ़ता जा रहा है। कहीं पर 43 तो कहीं पर 44, कहीं पर 45 भी पार हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में ये बढ़ती गर्मी एक बड़ा रीज़न बन सकती है लोगों के घरों से बाहर आने को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए पहले चरण में पहले ही जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि बढ़ चढ़कर लोग
चुनाव में अपनी जो भूमिका है, जो मताधिकार का इस्तेमाल है, उसमें उनकी जो भूमिका है वो बढ़े और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। तो ऐसे में 6 राज्यों में हीट वेव की आशंका है, नहीं बढ़ता हुआ पारा होगा, लोग परेशान होंगे, गर्मी तेजी से बढ़ने वाली है और बारिश के भी असर। राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है पूजा कि मैं पढ़ रही थी कि 6 राज्यों में, क्योंकि 13 राज्यों के 89 सीटों पर तो चुनाव होने वाला है, लेकिन 6 राज्यों की 50 से अधिक सीटें हैं जो कि इससे प्रभावित होगी। और ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि आप सुबह सुबह ही, जैसे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो वैसे ही आप अपने वोट को कास्ट करके आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। 43 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे। ईडी ने निर्वाचन आयोग को एक लेटर लिखा है, उसकी बात कर लेते हैं। भरत रेड्डी पर कार्रवाई के लिए ये पत्र लिखा गया है। कांग्रेस के विधायक हैं भरत रेड्डी। 2023 विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला है। रिश्वत और गैर कानूनी लेन देन का आरोप यहाँ पर लगा है और इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा गया और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, क्या आरोप है और किस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी भूमिका है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे इस वक्त कार्रवाइयों को लेकर के सियासत बेहद ज़्यादा तेज हो चली है। और अब एक और मामला जिसमें ये आरोप लगा है कि रिश्वत और गैर कानूनी लेन देन यहाँ पर हुई है। भरत रेड्डी पर ये गंभीर आरोप और इसी पर कार्रवाई को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। कांग्रेस के विधायक हैं भरत रेड्डी। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मालवीय नगर में दीवार गिरने की वजह से 8 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। दीवार की रिपेयरिंग हो रही थी और उसी बीच अचानक से दीवार भरभरा कर गिर जाती है। इस बीच कई लोग घायल हो गए और रिपेयरिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। और देखिए, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब गुरुग्राम में एक शमशान घाट की जो दीवार थी उसकी गिरने की वजह से कई लोग वहां साइड में बैठे हुए थे, उनकी जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। इस बीच ऐसी ही कुछ तस्वीरें फिलहाल दिल्ली के मालवीय नगर से सामने आई है, जहां पर एक रिपेयरिंग की जा रही थी दीवार की और उसी दौरान दीवार भरभरा कर गिर जाती है। दीवार के गिरने की वजह से यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 लोग इस दीवार के भरभरा कर गिरने की वजह से कुल मिलाकर घायल हो गए हैं। तो देखिए तस्वीर, दिल्ली के मालवीय नगर में दीवार गिरी, अफरा तफरी का माहौल हो गया और दीवार की रिपेयरिंग हो रही थी जानकारी के मुताबिक। और आपको बताते चले कि हादसे में 8 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दिल्ली के मालवीय नगर में दीवार गिरी है और देखिए किस तरह से इस खबर के सामने आने के बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों में डर का माहौल रहा और हादसे में 8 लोगों की जख्मी होने की खबर है। घायलों को फिलहाल आनंद फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाजरत है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर से सामने आई है, जहां एक दीवार गिरी और इसमें 8 लोग जख्मी हो गए। तो लगातार देखिए निर्माणाधीन मलबा हटाने के लिए कई विभागों को नोटिस भी दिया गया और इसका जिक्र अखबारों में भी है। बढ़ते खबरों में जगह बड़ी खबर, नेपाल से महाराजगंज सीमा से महिला को गिरफ्तार किया गया है। सोर्स से जानकारी दे रहे हैं, बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने महिला को पकड़ा। महिला से फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड बरामद किया गया है। एसएसबी ने पूछताछ कर इमिग्रेशन विभाग को सौंप दिया है। मलेशिया की रहने वाली बताई जा रही है महिला। इस वक्त की बड़ी खबर और चुनाव के मद्देनजर भी सुरक्षा बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा कड़ी है। महाराजगंज सीमा से महिला को गिरफ्तार किया गया है। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी उस महिला की जिसको अभी इमिग्रेशन विभाग को सौंप दिया गया है। महिला मलेशिया की बताई जा रही है। किस मंसूबे के तहत वो आ रही थी और आखिरकार डॉक्यूमेंट्स फर्जी उसने कैसे बनाया। आपको याद होगा कि नेपाल से पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर भी कुछ इसी तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो जाती है और इसके बाद भी कई सारे सवाल उठे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि चुनावों के मद्देनजर भी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, इसी कड़ी में महाराजगंज सीमा से महिला को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं अगली खबर की। माधवी लता आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन के दौरान अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले रैली करेंगी माधवी लता और 4 मीनार से हैदराबाद कलेक्ट्रेट तक रैली होगी। हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी है माधवी लता और लगातार चर्चाओं में वो बनी हुई है और भारत 24 ने उनसे खासा बातचीत भी करी थी। बिल्कुल, माधवी लता और इनका मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से होने वाला है। तो ऐसे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी नजर आती है और भारत 24 ने जब माधवी लता से बात भी की थी तो पूरी तरीके से आश्वस्त थी माधवी लता। और माधवी लता क्योंकि सोशल वर्कर हैं और उन्होंने एक लंबे वक्त तक इस पूरे एरिया में काम किया है। आज जब वो नॉमिनेशन को दाखिल करेंगी तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बाकायदा माधवी लता हैदराबाद में एक रोड शो करने वाली हैं। जाहिर है कि रोड शो के जरिए वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। लेकिन माधवी लता जो कि इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, हैदराबाद की बात करें तो इस वक्त वो हाई प्रोफाइल सीट में शुमार हो चुकी है। और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त रहा है। आप
देखिए 40 वर्षों तक ओवैसी परिवार का वो गढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि वहां से लगातार चुन करके आते रहे, उससे पहले उनके पिता भी वहां से चुन करके आते रहे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर माधवीलता इस वक्त वहां से कंटेस्ट कर रही हैं। अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आती है माधवीलता, और उनका कहना है कि जो उन्होंने समाज सेवा की है, जो लोगों के बीच में वो गए हैं, और इसी पर उनका भरोसा है कि वो इस बार यहाँ से विजयी होंगी।